मॉर्निंग सबको। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्डियोलॉजी का। इट इज़ हार्ट फेलियर। ओके, हार्ट फेलियर बेसिकली ये इसका मीनिंग क्या है? हमको पता है हार्ट इज़ एन ऑर्गन जो ब्लड को पंप करता है। तो बेसिकली इसका वर्क क्या होता है? टू पंप ब्लड। ठीक है, अगर ये पंपिंग जो हार्ट ने करनी चाहिए या अगर नहीं कर पाता है एफिशिएंटली, जितनी इसको पंपिंग करनी है उतनी नहीं कर पाता है, तो अल्टीमेटली दिस कंडीशन जिसमें पंपिंग नहीं हो रही है, इट लीड्स टू हार्ट फेलियर। अब बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनमें पंपिंग फेल हो सकती है, तो आज हम वही पढ़ने वाले कि कौन सी कंडीशन है जिसमें पंपिंग फेल हो सकती है एंड हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, अब हमको पता है फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू द ऑर्गन। ठीक है, फेलियर टू डू सो कॉजेज हार्ट फेलियर। पंप अगर ब्लड नहीं कर पाया ऑर्गन्स को हार्ट, तो उसका फेलियर हम कहलाता है। ठीक है, क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें क्लिनिकल सिंड्रोम है दैट डेवलप्स व्हेन द हार्ट कैन नॉट मेंटेन एडिक्वेट आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पा रहा है हार्ट, तो ये क्लिनिकल सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स देखेंगे, इसलिए हम इसको सिंड्रोम बोल रहे हैं। ओके, सिम्टम्स ऑकर व्हेन मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीजेस। ठीक है, इन सीवियर हार्ट फेलियर सिम्टम्स में भी प्रेजेंट एट रेस्ट। तो दो कैटेगरीज है, जब जिसमें माइल्ड फॉर्म होता है उसमें सिम्टम्स रेस्ट में नहीं दिखाते हैं, पर जब मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज हो जाती है तब हमको हार्ट फेलियर दिख कर आता है। ठीक है, और जब सिवियर हो जाता है हार्ट फेलियर, माइल्ड फॉर्म से सिवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हमको रेस्ट में भी दिखाई दे सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, बेसिक मोटा मोटा क्या बताता है हार्ट फेलियर की? पेशेंट को क्या होगा? लो कार्डियक आउटपुट होगा, पल्मोनरी जो मतलब लंग्स जो है उसमें कंजेशन दिख कर आएगा, और सिस्टमिक वीनस कंजेशन दिख के आएगा एट रेस्ट और ऑन एक्सरसाइज। ये दोनों कंडीशन में, जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तब रेस्ट में दिख कर आएगा, और जब माइल्ड और मॉडरेट फॉर्म में होगा तब हमको एक्सरसाइज के वक्त दिख कर आएगा। ठीक है, ये तीनों फीचर्स, लो कार्डियक आउटपुट, पल्मोनरी कंजेशन एंड सिस्टमिक वेनस कंजेशन। ठीक है, तीन टाइप के हार्ट फेलियर्स है। बेसिकली दो टाइप पहले कैटेगराइज किए हमने, लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर। जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तब लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाता, यानी कि क्या, रिडक्शन इन आउटपुट हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब हमको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड है किससे? सिस्टमिक एओर्टा से। ठीक है, एओर्टा के साथ कनेक्टेड है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है तो आउटपुट ब्लड का कहाँ नहीं जा पाएगा? एओर्टा में। एओर्टा में नहीं जा पाएगा तो सारे ऑर्गन्स जो है उनमें ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। ब्रेन में, ठीक है, किडनीज में, ठीक है, सारे ऑर्गन्स जिनको ब्लड पहुंचना चाहिए नॉर्मली, उन सारे ऑर्गन्स में ये ब्लड नहीं पहुंच पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होने की वजह से। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कनेक्टेड होता है लेफ्ट एट्रिया के साथ। हमको पता है हार्ट हार्ट का स्ट्रक्चर पता है हमको। ठीक है, अब ये जो है लेफ्ट एट्रिया है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है लेफ्ट एट्रिया से। अगर ब्लड यहाँ पे जा नहीं पा रहा है तो ये जो कलेक्टेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो क्या होगा? रिवर्स फ्लो होगा और यहाँ पे कलेक्ट होगा लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट एट्रिया में कलेक्ट होगा तो लेफ्ट एट्रिया किसके साथ कनेक्टेड है? हमको पता है पल्मोनरी वेन्स के साथ। और पल्मोनरी वेन्स किसके साथ कनेक्टेड है? लंग्स के साथ। ठीक है, तो अगर ब्लड इनमें से अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा है
तो ये जो है प्रेशर ब्लड जो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रेशर होगा क्रिएट। तो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ता है तो लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर बढ़ेगा, और पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर बढ़ रहा है तो लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वीनस प्रेशर बढ़ा हुआ दिख के आएगा। इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल एंड पल्मोनरी वीनस प्रेशर बढ़ा हुआ दिख कर आएगा। कब, जब देर इज रिडक्शन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट। ओके, सिमिलरली अभी राइट साइड का देखना है हमको। अगर राइट हार्ट फेलियर होता है तो रिडक्शन इन राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट होगा। तो राइट वेंट्रिकल जो है वो कनेक्टेड होती है पल्मोनरी आर्टरी के साथ, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के साथ। ठीक है, राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड होती है पल्मोनरी आर्टरी के साथ। अब राइट वेंट्रिकल के साथ कौन कनेक्टेड है, राइट एट्रिया। राइट एट्रिया के साथ कौन कनेक्टेड है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ये चीज हमको पता है। ठीक है, तो अगर राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे ब्लड जा नहीं रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा। ब्लैक बैक फ्लो के कारण राइट एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा। राइट एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में ब्लड पूलिंग होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्लॉग हो जाएगा ब्लड, यहाँ पे से नीचे आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड बहुत अक्यूमुलेट हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लड जो है वो वैसा का वैसा रुका का रुका रह जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही रिडक्शन इन राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट होगा तो इंक्रीज इन राइट एट्रियल एंड सिस्टमिक वेनस प्रेशर बढ़ेगा। तो ये वेन्स में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये दोनों कंडीशन साथ में होंगी तब उसको हम बोलेंगे बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। जब राइट हार्ट फेलियर भी हो रहा है, लेफ्ट हार्ट फेलियर भी हो रहा है, तब हम बोलते हैं उसको बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट दोनों फेल हो जाएंगे। ठीक है, पैथोजेनेसिस देखते हैं, ये हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। कार्डियक आउटपुट fails to meet the demand of the circulation। पैथोजेनेसिस मतलब क्या, कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो रहा है तो वो डिमांड ऑफ द सर्कुलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अभी कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए हमको पता है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले प्री लोड। ठीक है, प्री लोड, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड, ये तीन चीज़ें ज़रूरी है कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए। अभी हार्ट का हमको पता है, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हार्ट है, ये तुम्हारा राइट एट्रिया है, सॉरी लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रिया से डायस्टोल के वक्त ब्लड जमा होता है। ठीक है, तो ये ब्लड जो है, डायस्टोल चल रहा है अभी हार्ट में, ऐसे इमेजिन करो हार्ट डायस्टोल में है कंप्लीट, तो ब्लड कैसा है, यहाँ पे जमा हो रहा है लेफ्ट एट्रिया में। अब जितना ज़्यादा ब्लड कलेक्ट होगा यहाँ पे उतना हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा ब्लड कलेक्ट होगा उतना ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ब्लड कलेक्ट होगा उतना ही लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा। अभी हम सब ने गुलेल खेली है बचपन में, गुलेल खेली है। ठीक है, गुलेल कैसी होती है, ऐसी वाई शेप में होती है और उसके पीछे एक रबर बैंड अटका हुआ होता है। तो हम यहाँ पे कुछ तो पीस ऑफ स्टोन रखते हैं, पेपर रखते हैं और इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे खींचते हैं और इसको एकदम से रिलीज कर देते हैं, तो ये स्टोन कैसा प्रोपेल होके बहुत आगे तक जाता है। तो हम जितना इसको पीछे खींचेंगे उतना ये प्रोपेल दूर तक होगा और दूर तक जाएगा। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, हार्ट मसल्स को इमेजिन करो गुलेल जैसे। तो ये जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है ये तुम्हारा स्टोन है या फिर जो भी पीस ऑफ मटेरियल है जो तुमको आगे भेजना है वो है। तो ये जितनी ज़्यादा इसकी
कार्डियक मसल्स की, मायोकार्डियोसाइट्स की लेंथनिंग होगी, उतना ये यहाँ पे फोर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रीलोड बताता है कि डायस्टोल के वक्त जितना ब्लड कलेक्ट होगा वो प्रीलोड है। जितना ज़्यादा ब्लड डायस्टोल के वक्त कलेक्ट होगा वो प्रीलोड है, जो कि हमको हेल्प करने वाला है। तो प्रीलोड हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू कार्डियक आउटपुट। प्रीलोड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू कार्डियक आउटपुट। प्रीलोड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, ये चीज समझ गई। दूसरी चीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अभी हार्ट के मसल्स जो है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के हार्ट के मसल्स है, उनको मायोकार्डियोसाइट्स बोलते हैं। मायोकार्डियम में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं बराबर से, इनका जो लचीलापन है, इलास्टिसिटी है, वो लूज हो जाती है, तो फिर ये ब्लड को पुश नहीं कर पाएंगे। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी हो तो ये पीछे स्ट्रेच अच्छे से हो पाएंगे और ये आगे ब्लड को पुश अच्छे से कर पाएंगे एओर्टा में। तो इधर भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अभी आफ्टर लोड क्या होता है? अभी हमको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कनेक्टेड है एओर्टा के साथ। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कनेक्टेड है एओर्टा के साथ। ठीक है, ब्लड यहाँ कलेक्ट हुआ, ब्लड यहाँ से पुश होगा आगे। तो अगर सपोज कि एओर्टा में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिस्टमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ब्लड को पुश करने के लिए। लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पुश करने के लिए एओर्टा में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, अगर एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा होता है तो, है ना। तो आफ्टर लोड क्या बोलता है कि सिस्टमिक एओर्टा में कितना प्रेशर है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर कार्डियक आउटपुट कम होगा। ठीक है, तो आफ्टर लोड को हम ऐसा समझ सकते हैं कि सिस्टमिक प्रेशर जो है, जो मेजर आर्टरीज है ब्लड बॉडी की, उनमें प्रेशर कितना है वो बताता है आफ्टर लोड। तो जितना ज़्यादा एओर्टा में प्रेशर होगा उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा हार्ट को ब्लड पंप करने में, तो कार्डियक आउटपुट उतना कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते कि आफ्टर लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। प्रीलोड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रीलोड जितना बढ़ेगा उतना कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना कार्डियक आउटपुट बनेगा। आफ्टर लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आफ्टर लोड क्या बताता है कि जितना ज़्यादा आफ्टर लोड बढ़ेगा उतना कार्डियक आउटपुट कम होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, इधर बताया कि प्रीलोड क्या है। ब्लड गेट्स कलेक्टेड इन द वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। तो डायस्टोल के वक्त क्या होता है? ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होगा, डायस्टोल के वक्त ब्लड कलेक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब मोर द ब्लड कलेक्टेड, मोर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स। हमने डिस्कस किया जितना ब्लड कलेक्ट होगा उतना ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा। ठीक है, ब्लड गेट्स कलेक्टेड इन वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल, ये हो गया। मोर ब्लड कलेक्टेड मोर इट एक्सपैंड्स। उसके बाद में ग्रेटर स्ट्रेचिंग होगी, इसकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी, टेंशन डेवलप होगा और ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट मसल्स का। ठीक है, मोर प्रेशर जनरेटेड, बेटर द कार्डियक आउटपुट। ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। प्रीलोड, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन हो गई है। ठीक है, दोनों चीज़। अभी प्रेशर
at systole in ventricle should be greater than pressure in aorta. अगर aorta में pressure ज़्यादा हो तो गड़बड़ हो सकती है. तो pressure during systole in ventricle should be greater than aortic pressure. अगर pressure कहाँ पे aorta में 120 मिलीमीटर ऑफ Hg है तो वेंट्रिकल में 150 मिलीमीटर ऑफ Hg होना चाहिए. ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा है अगर एओर्टिक प्रेशर से, तो ब्लड अच्छे से यहाँ पे पुश हो सकता है. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, ब्लड गेट्स इनटू द एओर्टा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में से कुछ भी गड़बड़ कर जाती है अगर, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हार्ट फेलियर होगा. इनमें से प्रीलोड ब्लड बराबर से आ नहीं रहा है हार्ट में तो हार्ट फेलियर हो सकता है. मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बराबर से नहीं हो रही है तो हार्ट फेलियर हो सकता है. आफ्टर लोड अगर बहुत ज़्यादा है तो वर्क, वेंट्रिकल को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो भी क्या होगा, आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, आउटफ्लो बराबर से नहीं रहेगा और हार्ट फेलियर होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं एक एक करके आगे. ठीक है, पैथोजेनेसिस में क्या क्या बोला है मैंने, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब क्या मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है. ठीक है, तो क्या हो सकता है, इम्पेयर्ड सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल बराबर से नहीं होगा तो प्रेशर अच्छे से जनरेट नहीं होगा और ब्लड बराबर से पुश नहीं हो पाएगा एओर्टा में. ठीक है, पहली चीज ये. दूसरी चीज, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है अगर, तो हार्ट क्या हो रहा है, बराबर से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है. तो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, इनएबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू रिलैक्स, स्ट्रिफ वेंट्रिकल, तो ब्लड बराबर से कलेक्ट नहीं हो पाएगा जिस क्वांटिटी में ब्लड कलेक्ट होना चाहिए था. ब्लड कब कलेक्ट होता है, जब वेंट्रिकल्स बराबर से डायलेट होते हैं. तो अगर ब्लड वेंट्रिकल्स बराबर से डायलेट नहीं हो रहे तो ब्लड बराबर से कलेक्ट नहीं होगा और वेंट्रिकल स्टिफ रह जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा हार्ट का. ठीक है, और रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो अभी एक एक करके कॉजेज देखते हैं हम. रिड्यूस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अब वेंट्रिकल बराबर से कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से कंडीशन में नहीं होंगे, मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है, सेगमेंटल डिसफंक्शन होगा. तो क्या होगा कि हार्ट मसल्स में अगर इंफाक्ट डेवलप होता है तो मसल्स अपनी वर्किंग कैपेसिटी लूज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि वेंट्रिकल्स बराबर से एक्सपैंड या रिलैक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, सिमिलर कंडीशन है मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, ये दोनों कंडीशन में भी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी लूज हो जाती है. तो यहाँ पे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा. वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, अगर वेंट्रिकल से ब्लड बाहर पुश नहीं हो पा रहा है कोई रीजन की वजह से तो कार्डियक आउटपुट होगा. ये किस चीज की वजह से हो रहा है, ये आफ्टर लोड बढ़ने की वजह से हो रहा है. आफ्टर लोड बढ़ जा रहा है तो हमने देखा है कि कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आफ्टर लोड. ठीक है, तो आफ्टर लोड अगर बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा. ऑब्स्ट्रक्शन होगा टू द ब्लड फ्लो आउट ऑफ द वेंट्रिकल. ठीक है, तो कौन कौन से कंडीशन में ऐसा हो सकता है, हाइपरटेंशन, अभी हार्ट है, हमने देखा है, पीछे की स्लाइड में जाते हैं वापस. हमने डिस्कस किया था कि क्या होना चाहिए, प्रेशर एट सिस्टोल इन द वेंट्रिकल शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर इन द एओर्टा. तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में प्रेशर इन द एओर्टा इज वेरी ग्रेट. कितना हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है. तो प्रेशर अगर एओर्टा में ज़्यादा है तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स को अपना काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. तो मतलब क्या, आफ्टर लोड बहुत बड़ा हुआ है. अगर हाइपरटेंशन है पेशेंट को, आफ्टर लोड बड़ा हुआ है, तो क्या होगा, बराबर से वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं जमेगा और उसको बहुत फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा टू पुश ब्लड आउट हियर, यहाँ पे एओर्टा में. तो इसलिए हाइपरटेंशन
जितना ज़्यादा होगा पेशेंट को उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा टू पुश ब्लड आउट। तो इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। आउटफ्लो वेंट्रिकल से आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो पहली कंडीशन है हाइपरटेंशन। दूसरी कंडीशन है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि इमेजिन ये हार्ट है, ठीक है, और फॉर कन्वीनियंस मैं यहाँ पे एओर्टा ड्रॉ कर रहा हूँ साइड में, बीच में से नहीं दिखाते हुए यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो एओर्टिक वाल्व होती है, एओर्टिक वाल्व जब खुलती है तब ब्लड यहाँ से यहाँ पे पुश होता है। तो अगर एओर्टिक वाल्व खुलती नहीं है बराबर से, स्टेनोस हो जाती है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ पे पुश नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये आफ्टर लोड के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है। आफ्टर लोड कुछ भी हो सकता है, यहाँ का प्रेशर बढ़ सकता है या फिर वाल्व खुलती नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट लो होता जाएगा। तो ये क्या है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीजन, क्या कॉज कर रहा है, ये लेफ्ट हार्ट फेलियर कॉज कर रहा है। हाइपरटेंशन एंड एओर्टिक स्टेनोसिस लेफ्ट हार्ट फेलियर कॉज कर रहा है। सिमिलरली अगर हम राइट हार्ट की बात करें तो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी में अगर हाइपरटेंशन है तो क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होगा कि ये राइट हार्ट फेलियर को कॉज करेगा, या फिर पल्मोनरी वाल्व जो है यहाँ पे गेट पे जो रहती है, इसकी स्टेनोसिस हो गई है तो भी राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए। वेंट्रिकुलर इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, अभी फिर वही कि अगर हमको पता है, हमने देखा था कि प्रीलोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। तो प्रीलोड कैसे होता है, जब ब्लड वेंट्रिकल्स में भरपूर जमा होता है, ब्लड अच्छे से जमा होगा तो ये एक्सपैंड होगा वेंट्रिकल, और फिर क्या होगा, एओर्टा में ब्लड पुश होगा अच्छे से। बट अगर बट अगर ऐसा कंडीशन आ रही है जहाँ पे जहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, कब होगा ये, जब ये यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाएगा, माइट्रल वाल्व का स्टेनोसिस। तो यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, बट यहाँ पे ब्लड नहीं आ पाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्री लोड बन नहीं रहा है। प्री लोड जो बनना चाहिए जिसकी वजह से वेंट्रिकल अच्छे से एक्सपैंड होंगे, वो नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोला गया है वेंट्रिकुलर इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ऊपर वाला आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन था, ब्लड यहाँ से बाहर जा नहीं पा रहा था आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में, बट इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लड अंदर आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब माइट्रल वाल्व बराबर से काम नहीं करेगी, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो जाएगा। या फिर राइट हार्ट की बात करें तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व का स्टेनोसिस हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होगा और यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। अब बाकी ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमने लिख दी या फिर समझ ली तो तुमको हार्ट फेलियर समझ गया। ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड भी हो सकता है जो कि बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, इमेजिन करो ऐसा सिनारियो कि कुछ कारणवश लेफ्ट वेंट्रिकल के पास बहुत ब्लड जमा हो गया है। अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि ये एक्सपैंड हो के थक गया है यार, ये अब बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया, मुझे एक्सपैंड नहीं होना है, अब मुझे रिलैक्स करना है। तो ये खुद को ना ब्लड को पुश करने की बहुत कोशिश करेगा, बट ना इसके पास अब ताकत ही बची नहीं है, थक गया है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या होगा, ब्लड कलेक्ट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और अल्टीमेटली ये डायलेटेड स्टेट में रह जाएगा। अब ऐसी कंडीशन जो होती है जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये डायलेशन में चला जाएगा कम्प्लीटली और इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो ऐसी कंडीशन में वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड होगा। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड कब होता है, माइट्रल एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब ये रिगर्जिटेशन डिटेल में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, माइट्रल वाल्व जो भी वाल्वुलर डिजीज है उसमें। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि अगर वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए है प्रीलोड बढ़ाने के लिए, बट अगर वो वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो इट कैन क्रिएट हार्ट फेलियर। अरिथमियाज भी है जिसमें
एट्रियल फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ऐसे ऐसे कंडीशंस जिसमें हार्ट बराबर से पंप नहीं कर पाता और बस ऊपर के ऊपर पंप करता रहता है, बस वो फिब्रिलेट करता रहता है, प्रॉपरली पुश नहीं कर पाता ब्लड को, और सिर्फ ऊपर के ऊपर मसल ट्विचिंग होती रहती है हार्ट में। तो ऐसे कंडीशन में भी ब्लड पूल होकर रह जाता है और ब्लड प्रॉपरली पुश नहीं हो पाता। ठीक है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन, अगर हार्ट रिलैक्स नहीं हो पाए तो हमको पता है ब्लड प्रॉपरली कलेक्ट नहीं होगा और उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड पुश नहीं हो पाएगा एओर्टा में, तो भी कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो सकता है। तो ये कौन कौन से कंडीशंस है जिसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो पेरिकार्डियम अगर कंस्ट्रिक्ट मतलब ऐसे पेरिकार्डाइटिस होता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो सारा का सारा हार्ट कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में रह जाता है, तो ये भी हो सकती है एक चीज़। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोपी, फाइब्रोसिस, कार्डियक टेम्पोनेट, ये सारी कंडीशन में क्या होता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन डेवलप होता है और अल्टीमेटली हार्ट बराबर से रिलैक्स नहीं हो पाता। ठीक है। अभी ये न्यूरोहेमोरल मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट के हमने देख लिया कि कारण क्या हो सकता है कि कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं रह पा रहा है। अभी बॉडी में क्या असर होंगे, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी टू लो कार्डियक आउटपुट। ठीक है। अभी तक हार्ट का हमने देख लिया कि हार्ट अगर कार्डियक आउटपुट मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहा था, बट अब बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी टू लो कार्डियक आउटपुट। ठीक है। तो न्यूरो मैकेनिज्म पहले काम करेगा, दो मैकेनिज्म्स है जिससे बॉडी रिएक्ट करेगी, पहले न्यूरो और हिमोरल मैकेनिज्म। नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्शन देगा, और जो ह्यूमोरल है, ब्लड का जो मैकेनिज्म है वो कैसे, मतलब हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा। तो न्यूरो मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है पहले वो देखते हैं। लो कार्डियक आउटपुट हुआ है, ये हमको पता है। ठीक है। कार्डियक हार्ट फेलियर है पेशेंट को, लो कार्डियक आउटपुट हुआ है, ये हमने पढ़ लिया। अब ये चीज़ कौन सेंस करेगा, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस। तो कैरोटिड बाइफर्केशन जब होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो उसके आसपास कहीं तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पास एक डायलिटेशन होता है और एक कैरोटिड बॉडी होती है, ये एनाटॉमी में हमने पढ़ लिया है। ठीक है। तो ये कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस जो है, कैरोटिड साइनस ये प्रेशर सेंस करता है, तो ये प्रेशर अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो लो प्रेशर रहेगा, ये क्या कहाँ पे, सारे के सारे आर्टरीज में, तो ये सेंस कर लेगा। तो ये जैसे ही सेंस करता है ये हार्ट की तरफ इशारा भेजता है कि तुझे क्या हो रहा है, मतलब ठीक तो है तू। तो वो हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए अपना वेगल टोन कम कर देता है। अब हमको पता है पैरासिम्पैथेटिक ये सिस्टम कब काम करता है, रेस्ट में काम करता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम कब काम करता है, फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट के वक्त। तो वेगल टोन नॉर्मली जब हम रिलैक्स स्टेट में रहते हैं तब वेगल टोन डोमिनेट करती है, बट जब लो कार्डियक आउटपुट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये दिस इज इमरजेंसी कंडीशन, ऐसा हार्ट को सेंस करा देता है कौन, कैरोटिड साइनस। तो इसलिए वेगल टोन जो है वो कम हो जाती है और एकदम से सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है। तो इंक्रीज अब ये इससे क्या होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो ये सारी चीज़ें दिख के आएगी, बट ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारे लिए, मतलब पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन के कारण आफ्टर लोड बढ़ रहा है और भी ज़्यादा। अब जैसे आफ्टर लोड बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आफ्टर लोड के साथ, हमको पता है। तो इससे क्या इशू होगा डेवलप, कि और हार्ट फेलियर बढ़ेगा। ठीक है। वर्सनिंग होगी हार्ट फेलियर की। ओके। अभी नेक्स्ट इज हिमोरल मैकेनिज्म। हमने न्यूरो मैकेनिज्म देख लिया कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अभी हिमोरल मैकेनिज्म में फिर से वही चीज़, कार्डियक आउटपुट लो हुआ है, यहाँ पे कौन सेंस करेगा, ब्लड फ्लो टू द किडनी डिक्रीजेस। इससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, जीएफआर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ये कम हो जाएगा। ये किडनी सेंस करेगी कि फिल्ट्रेशन कम हो रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही जीएफआर कम होगा, यहाँ पे जेजी सेल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे। रेनिन रिलीज होगा तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 सिक्रीट होगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 2 का हमको पता है, अगर एंजियोटेंसिन 2 एक बार ब्लड स्ट्रीम्स में आ गया तो वो क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है,
अगेन सेम प्रॉब्लम, एक बार वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, आफ्टर लोड बढ़ गया, आफ्टर लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट, और ज़्यादा वर्सनिंग ऑफ हार्ट फेलियर होगा। ओके, तो बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये और बिगाड़ रही है कंडीशन को, इन शॉर्ट। ठीक है, अभी एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे ही रुक नहीं जाता है, एंजियोटेंसिन 2 यहीं पे रुक नहीं जाएगा, ये और गड़बड़ करेगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जाएगा कहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड के पास, वो क्या करवाएगा, सिक्रीट करवाएगा अल्डोस्टेरॉन। अभी अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, किडनी के पास वापस आता है और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करवाता है, कंजर्वेशन करवाता है। क्योंकि अब बॉडी के लिए तो क्या है ये कंडीशन, उसको लग रहा है कार्डियक आउटपुट कम हुआ है, तो मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर एंड सॉल्ट की कमी हो गई है बॉडी में। बॉडी को तो यही लग रहा है, बट उनको पता नहीं कि हार्ट में गड़बड़ है। ठीक है, बॉडी को पता नहीं कि हार्ट में गड़बड़ है, कि पानी कम नहीं हुआ है, हार्ट पानी को पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। तो अल्डोस्टेरॉन गलत नहीं है यहाँ पे, अल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन ये सब बचाने की कोशिश में ही लगे हुए हैं, बट उनको पता नहीं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ पे, एक्चुअली प्रॉब्लम है हार्ट में। तो हार्ट को करेक्ट करेंगे तो बाकी चीज़ें करेक्ट होंगी, बट वो क्या करते हैं कि और कंडीशन को बिगाड़ देते हैं, बचाने जाते हैं बट कंडीशन और वर्स्ट करवा देते हैं। तो सॉल्ट एंड वाटर जैसे कंजर्व होगा, हमने देखा था एक कार्जन और हार्ट फेलियर का इज वॉल्यूम ओवरलोड, तो अब वॉल्यूम ओवरलोड होगा और ज़्यादा वर्सनिंग ऑफ हार्ट फेलियर होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये जो न्यूरो हेमोरल मैकेनिज्म है, ये बचाव के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है, बट अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये और कंडीशन को बिगाड़ दे रहा है। अभी हमको क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखेंगे। अभी हमको पता है कि हार्ट जो है, फिर से मैं ड्रॉ कर दूंगा, ये है लंग्स। ठीक है, लंग्स है कनेक्टेड विथ लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कनेक्टेड है एओर्टा के साथ। ठीक है, बॉडी में राइट एट्रिया कनेक्टेड है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के साथ, एंड ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कनेक्टेड है लंग्स के साथ। ओके, अभी सिम्टम्स कैसे डेवलप होंगे, सिम्टम्स कैसे डेवलप होंगे वो देखना है हमको। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, इमेजिनरी सिनेरियो इमेजिन करो, तो ब्लड क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा। जैसे ही ब्लड यहाँ कलेक्ट होगा, अभी ये रिवर्स प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड तो जा नहीं रहा। ठीक है, ब्लड यहाँ से जा नहीं रहा, तो ब्लड क्या होगा, यहाँ कलेक्ट होगा। ब्लड यहाँ कलेक्ट होगा तो अल्टीमेटली लेफ्ट एट्रिया में भी कलेक्ट होने लगेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। फिर ये जो पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से प्रेशर बढ़ के यहाँ पे आएगा, लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये सारे बैक प्रेशर बढ़ता जा रहा है बैक साइड में, और हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं। अभी हमको सिम्टम्स क्या दिखेंगे लेफ्ट हार्ट फेलियर में, यहाँ पे ध्यान दो पहले। ठीक है, अब यहाँ तो प्रेशर बढ़ रहा है, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, डिस्कस करते हैं फिर एक एक चीज़। ठीक है, तो बैक प्रेशर से लंग्स में प्रेशर बढ़ा। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अगर राइट वेंट्रिकल भी काम नहीं कर रहा है सपोज, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से ब्लड यहाँ पे जा नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्लड कलेक्ट होगा, यहाँ पे भी ब्लड कलेक्ट होगा, ब्लड यहाँ कलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी ब्लड कलेक्ट होगा और प्रेशर क्रिएट करेगा। तो भी जब लेफ्ट हार्ट फेलियर हो रहा है तो लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है ना, लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। तो पहले देख लेते हैं राइट हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है। जब राइट हार्ट फेलियर हो रहा है
तो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, और सारे के सारे सिस्टमिक वेन्स में प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब ये जो सुपीरियर वेना कावा आ रही थी, ये किसके साथ कनेक्टेड है? सारे फेशियल वेन्स के साथ कनेक्टेड है, फेस के वेन्स के साथ। तो पहला फीचर जो है यहाँ पे प्रेशर बढ़ने का, वो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो जुगुलर वेन्स जो है, जुगुलर वेनस प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ दिख कर आएगा, ट्रिपल प्लस है। तो वेन में प्रेशर बढ़ा हुआ दिख के आएगा राइट हार्ट फेलियर के केस में, क्योंकि ये कनेक्टेड किसको है? वेन डायरेक्टली राइट एट्रिया को। क्योंकि राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी लेफ्ट एट्रिया कनेक्टेड है इंफीरियर वेना कावा को भी। तो अब प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसके साथ जो ऑर्गन्स अटैच्ड है उनमें भी प्रेशर बढ़ेगा। तो पहला ऑर्गन जो आता है, नीचे हम जाते हैं जैसे, तो पहला ऑर्गन जो लगता है बड़ा वाला, वो है लिवर। तो यहाँ पे अगर ब्लड की क्लॉगिंग हो रही है, तो ब्लड की क्लॉगिंग लिवर में भी होगी। ब्लड अपना जो वेस्ट ब्लड है लिवर निकाल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? हिपैटोमेगाली दिक्कत आएगी। ठीक है, अब जैसे हम और नीचे जाएंगे, तो हमको क्या लगता है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब क्या? कि सारे जो ऑर्गन है हमारे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, इनके अराउंड पेरिटोनियल कैविटी होती है। तो क्या होगा? अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो फ्लूइड क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये जो पोटेंशियल स्पेसेस होती है इनके बीच में, पेरिटोनियम में, वहाँ पे ये लीक होगा और क्या कॉज करेगा? असाइटिस। ओके, अब और जब नीचे जाएंगे, ये वेन्स किसको कनेक्टेड रहते हैं? फुट को, पैरों को कनेक्टेड रहती है। ठीक है, पेशेंट के पैर है ये सपोज। ठीक है, तो ये वेन अगर यहाँ पे क्लॉग्ड है पूरी तरह से, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये पैरों में भी ब्लड जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से पुल आउट होगा और एडेमा डेवलप होगा पेशेंट को, जिसको हम नाम देंगे पेरिफेरल पिटिंग एडेमा, जो कि बहुत प्रोमिनेंटली दिख के आएगा। अगर पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर है, तो प्रोमिनेंटली पेरिफेरल पिटिंग एडेमा दिख कर आएगा। ठीक है, ये हो गई राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स। अभी लेफ्ट हार्ट फेलियर के फीचर्स। अब हमको पता है कि लेफ्ट हार्ट में ब्लड कलेक्ट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कलेक्ट हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और लंग में इनका प्रेशर और ज़्यादा है। तो पेशेंट को क्या दिख के आएगा? पहले तो पल्मोनरी एडेमा दिख कर आएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो पल्मोनरी एडेमा दिख कर आएगा, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो है ब्लड कलेक्ट हुआ दिखेगा। उसके अलावा क्या है? कार्डियोमेगाली दिख कर आएगी। पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है, तो कार्डियोमेगाली दिख कर आएगी। उसके बाद में लंग्स में प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्लूरल एफ्यूजन जो है, प्लूरल कैविटी, इधर भी एफ्यूजन दिख के आएगा। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम आगे। और ये जो रेस्ड जेवीपी और पिटिंग एडेमा है, जैसे कि राइट हार्ट फेलियर में दिख रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी दिख के आएगा, बट वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पे प्लस का साइन सिर्फ 1 या 2 है, बट यहाँ पे 3 प्लस के साइन है। तो जेवीपी जो बड़ा हुआ रहेगा, वो बहुत कंपेरेटिवली कम होगा लेफ्ट हार्ट फेलियर में, बट राइट हार्ट फेलियर में बहुत प्रोमिनेंट होगा। राइट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडेमा के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ से ब्लड यहाँ पे पुश हो ही नहीं पा रहा है। तो चांसेस ऑफ पल्मोनरी एडेमा इन राइट हार्ट फेलियर इज वेरी लेस, बट यहाँ पे पल्मोनरी एडेमा बहुत प्रोमिनेंटली दिख के रहेगा। यहाँ पे पल्मोनरी एडेमा उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहेगा। ठीक है, अब ये लंग्स का एक्सरे है। हमको पता है कि लंग्स में ये जो शैडो है, ये बताता क्या है कि लंग, हार्ट जो है, ये हार्ट कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है ऑर्थोनाकिक कैविटी का, जो कि लेस देन 0.5% होता है। 0.5% होता है रेशो, लेस देन 0.5 होता है रेशो जो है। अगर हम डिवाइड करेंगे कार्डियक एरिया को विथ थोरैकिक एरिया को, तो ये कैसा होना चाहिए? 0.5%, 0.5 से कम होना चाहिए, परसेंटेज नहीं, 0.5 से कम होना चाहिए। बट अगर ये इसका बढ़ जाता है एरिया, हार्ट एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
ग्रेटर देन 0.5 हो जाएगा, तो मतलब हार्ट जो है ये ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कार्डियोमेगाली। ठीक है, कार्डियोमेगाली दिक्कत आती है हमको। और दूसरी चीज़ लंग फील्ड में जब हार्ट फेलियर होता है तो कुछ चेंजेस दिख के आते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेशंस क्या बोलेंगे हम पेशेंट को चेक करते वक्त, तो पहले तो चेस्ट एक्सरे बोलेंगे। चेस्ट एक्सरे में हमको क्या क्या दिख कर आएगा? डिस्टेंशन ऑफ द अपर लोब पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अपर लोब पल्मोनरी वेन्स जो है वो डिस्टेंडेड दिख के आएंगी। ठीक है, इंटरस्टिशियल एडेमा दिख के आएगा, caused due to thickened interlobar septa and dilated lymphatics. ठीक है, these are evident as horizontal lines in the costophrenic angle. इनको बोलते हैं कर्ली बी लाइन। बस ये पढ़ ले रहा हूँ मैं, अभी मैं एक एक करके सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, BNP is elevated in the heart failure and is a prognostic marker। अभी BNP क्या है? BNP ये ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, इसका नाम है। तो ये कब रिलीज होता है? जब हार्ट की एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो जाती है। हार्ट अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्ट्रेच होता है तो ये रिलीज होता है BNP। हार्ट के मसल्स रिलीज करते हैं। ये क्या काम करता है? ये फ्लूइड जो ओवरलोड हो रहा है हार्ट में, ठीक है, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो रही है, मतलब क्या हार्ट सेंस कर रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है बॉडी में, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो ये BNP वो रिलीज करेगा। और ये BNP क्या काम करता है? वाटर को डिक्रीज करवाता है। मतलब क्या? ये इन शॉर्ट अल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट हुआ। ठीक है, अल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट है कौन? BNP, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, अब बाकी के ब्लड टेस्ट क्या करवाएंगे हम? सेरम यूरिया, क्रिएटिन, इलेक्ट्रोलाइट, हीमोग्लोबिन। यूरिया चेक करवाएंगे हम, कितना फिल्ट्रेट रेट है वो मेजर करने के लिए, क्रिएट निकल रहा है या नहीं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे, और हीमोग्लोबिन ढंग से मेंटेन्ड है क्या। पेशेंट का अगर हीमोग्लोबिन कम है तो मतलब क्या? फ्लूइड ओवरलोड हुआ है पेशेंट में। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हुआ है पेशेंट में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है मतलब क्या? कि अल्डोस्टेरॉन ने अपना काम करना चालू कर दिया है। अल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा सोडियम कंजर्व कर रहा है और पोटेशियम को निकाल दे रहा है, तो पोटेशियम और सोडियम इम्बैलेंस कराता है। ठीक है, अभी कर्ली बी लाइंस क्या होती है? तो ये लंग फील्ड में जो है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख कर आती है, कुछ ट्रांस रेडियो ओपेक, उनको कर्ली बी लाइंस बोलते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल एडेमा सिग्निफाई करती है। ठीक है, एल्विलर एडेमा दिख कर आता है, तो ये यहाँ पे कुछ पैची एरियाज जो है वहाँ पे एल्विलर में बहुत ज़्यादा भरा हुआ जो ब्लड है वो ऐसे रेडियो ओपेक दिख कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्डियोमेगाली। हार्ट शैडो देखो तुम, नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है ये, 0.5 से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.5 से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए कार्डियोमेगाली हुई है। और तीसरी चौथी चीज़ जो है डायलेटेड प्रोमिनेंट अपर लोब वेसल्स। ये जो वेसल्स है अपर लोब के, ये बहुत ही डायलेटेड प्रोमिनेंट दिख कर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे डायलेटेड दिख कर आ रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंटली दिख कर आ रहे हैं। पिछले एक्सरे में हमने देखा था ये इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, यहाँ पे देखो इतने प्रोमिनेंट है क्या? यहाँ पे नहीं है प्रोमिनेंट इतने। ठीक है, बट जो केस है हार्ट फेलियर का उसमें ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख के आएंगे सारे वेसल्स। ठीक है, एफ्यूजन दिख कर आएगा। यहाँ पे देखो कोस्टोफ्रेनिक एंगल कैसा है? शार्प है कंपैरेटिवली, बट यहाँ पे देखो कोस्टोफ्रेनिक एंगल कैसा हो गया है? राउंडेड हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि यहाँ पे पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन हुआ है, प्लूरल एफ्यूजन हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम इसको? अब मैनेज कैसे करेंगे? पेशेंट को रैश जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बहुत ही एक्टिवेटेड कंडीशन में है, तो इसको रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे रोकेंगे हम? ACE इनिबिटर्स देकर, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स देंगे पेशेंट को, और इससे क्या होगा? एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, और एंजियोटेंसिन 2 अपने जो खतरनाक इफेक्ट्स दिखाने वाला है वो नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, चलो अब
ये चीज़ हो गई कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से हमने रोक लिया। बट ऐसा नहीं हो पाता है, अगर नहीं हो पाता है हमसे ये चीज़, तो हम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन एक्टिविटी को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे बाय गिविंग पेशेंट एआरबीज। ठीक है, एआरबीज क्या होता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो एसी इनहिबिटर्स का एग्जाम्पल क्या है, एसी इनहिबिटर्स, इनैलेप्रिल, ये सब चीज़ें। एआरबीज का एग्जाम्पल क्या है, टेलमिसार्टन, लोसार्टन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एआरबीज क्या काम करेंगे कि ये रिसेप्टर्स पे बैठ जाएंगे जिस पे एंजियोटेंसिन 2 आके बैठने वाला था और अपना एक्शन दिखाने वाला था। तो एआरबीज इन शॉर्ट कॉम्पिटिटिव ब्लॉक करेंगे और एक्शन रोक देंगे एंजियोटेंसिन 2 का। ओके, स्टॉप एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी। अभी हमसे रैश नहीं रुक पाया, हमसे एंजियोटेंसिन भी रुक नहीं पाया, और एल्डोस्टेरोन अगर सिक्रीट हो गया है तो हम एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी रोकने की करेंगे कोशिश। इसमें क्या देंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इनहिबिटर्स देंगे, स्पाइरोलैक्टोन। ठीक है, ये क्या है, डाययूरेटिक का टाइप है, डाययूरेटिक है ये एक टाइप का। तो ये क्या करेगा कि जो पोटेशियम जो है वो निकल जा रहा है बॉडी से, उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वाटर को भी रिटेन करने की कोशिश करेगा, उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा और वाटर को निकालने की कोशिश करेगा, सॉरी पार्डन मी, वाटर को निकालने की कोशिश करेगा, पोटेशियम को रिटेन करने की कोशिश करेगा, और सोडियम और वाटर को निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये हो गई बात हमारे किस चीज़ की, रैश की एक्टिविटी की। रैश को हमने रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब यूज कर लिया। अभी जो है न्यूरो मैकेनिज्म यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो एक्टिवेट हुई है, उसको अगर हम शांत कराना चाहते हैं तो हम क्या देंगे पेशेंट को, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स कैसे, बीटा ब्लॉकर्स काम करेंगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोक के। जितना बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, हार्ट रेट को रिड्यूस करेंगे और वेजो कंस्ट्रिक्शन जो हो रहा है उसको वेजो डायलेशन करवाएंगे, जिससे क्या होगा, आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगा और हमारा कार्डियक आउटपुट अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, अभी फ्लूइड रिटेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द अल्डोस्टेरॉन, तो हमको ये फ्लूइड रिटेंशन को भी रोकना है। अभी जितना ज़्यादा फ्लूइड रिटेन होगा उतना हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा टू पुश ब्लड आउट। तो हमको ये फ्लूइड रिटेंशन रोकना है। इससे क्या चीज़ें होंगी, एडेमा भी रुकेगा और हार्ट के ऊपर जो एक्सेसिव वर्कलोड आ रहा है वो वर्कलोड भी कम होगा। तो फ्लूइड रिटेंशन और एडेमा रोकने के लिए हम डाययूरेटिक्स देंगे। डाययूरेटिक्स कैसे, थायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, वो सब चीज़ें जो भी है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है, कौन सा ड्रग कैसे ब्लॉक करेगा, क्या करेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लगा दो। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।